हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। पिछले 3 वीडियो में जो मैं अपलोड किया हूँ यूट्यूब में, मैं दिया था न्यूट्रिशन के बारे में, जिसका लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यदि आप अभी तक देखे नहीं हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, जो लाइफ प्रोसेस का सेकेंड भाग है। न्यूट्रिशन तो हो गया, अब यहाँ पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके अंदर पढ़ेंगे, पहले हम डेफिनेशन रेस्पिरेशन के बारे में पहले जान लेंगे। जो रेस्पिरेशन क्या है उसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे, जो एग्ज़ाम में आता है, हम लोग का पूछता है 1-2 मार्क के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के टाइप, रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं वो भी पढ़ेंगे हम, जो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं। राइट द टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स, और ऐसे भी पूछ सकते हैं। जो टाइप्स है उसके बारे में डिफ्रेंसिएशन करने भी दे सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम एनिमल रेस्पिरेशन, जो हमारे एनसीईआरटी में है, साइंस के बुक में। लाइफ प्रोसेस के अंदर जो एनिमल रेस्पिरेशन के बारे में ज़्यादा है, उसमें हम पढ़ेंगे कैसे रेस्पिरेशन का पाथवे पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में थोड़ा ही है और थोड़ा पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज हम लोग ज़्यादातर देखेंगे रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, उसके डेफिनेशन, टाइप्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेकडाउन्स ऑफ द ग्लूकोज पाथवे, जो है जो हमारे एनसीईआरटी में इंक्लूड है। जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता कैसे है, किस किस चीज़ में होता है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले रेस्पिरेशन का डेफिनेशन जान लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट, the process of obtaining oxygen from the environment for the breakdown of the food to acquire energy to meet the needs of the cell and liberates of carbon dioxide is known as respiration. तो क्या आप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन, जब हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जब हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, किस लिए लेते हैं? फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जो हम लिए हैं फूड, थोड़ा लिंक है न्यूट्रिशन में, थोड़ा लिंक है न्यूट्रिशन के साथ थोड़ा लिंक है ये रेस्पिरेशन। जब हम फूड को हम खाते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो क्या करता है, जब ऑक्सीजन क्या करता है, फूड को ब्रेक कर देता है। उसके अंदर, हमारे शरीर में अंदर ऑक्सीजन क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन दरकार है। किस लिए करता है? टू एक्वायर एनर्जी। हम जब फूड जब ब्रेक डाउन होगा तो उससे क्या निकलेगा? एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। अब उस एनर्जी को रिलीज होने से किस लिए एनर्जी किस लिए दरकार है? हमारे अंदर जो सेल्स है, हम तो सेल से बने हुए, मल्टीपल्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स से हम बने हुए हैं, ठीक है। तो उस सेल को फंक्शन करने के लिए, जैसे डिवीज़न और बहुत कुछ फंक्शन करने के लिए क्या चीज़ को एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन कहता है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ food to acquire energy to meet the needs of the सेल का जो नीड्स है, चाहिदा है, वो पूर्ण करता है, कंप्लीट करता है, टू मीट द नीड्स ऑफ द सेल। और बाय प्रोडक्ट और वेस्ट क्या निकालता है? एंड लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे वेस्ट मटेरियल हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वेस्ट मटेरियल, एंड लिबरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा है वेस्ट मटेरियल। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ना तब को समझ में आ गया डेफिनेशन रेस्पिरेशन का। तो अभी रेस्पिरेशन
के अंदर एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जो है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। डेफिनेशन का हमारा रेस्पिरेशन का डेफिनेशन हो गया, हमें तो जानना पड़ेगा सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, डेफिनेशन से ही जानेंगे। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर, आप नाम से, पहला नाम से आप जान लेंगे। सेलुलर मतलब सेल के अंदर, सेल में होता है। जो सेल रेस्पायर करता है, रेस्पिरेशन करता है, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर, सेल, सेलुलर का मतलब क्या है? सेल। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज ए सेट, एक तो सेट है, द सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक मतलब जितना भी केमिकल रिएक्शन है अंदर होता है उसको मेटाबॉलिक बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन ऑल द लिविंग सेल्स। जो लिविंग सेल है उसके अंदर ही लेता है। दैट टेक्स प्लेस इन ऑल द लिविंग सेल्स लाइक प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स टू रिलीज एनर्जी। टू क्या रिलीज करता है? एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स, फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स टू फॉर द न्यूट्रिएंट्स इनटू एटीपी, जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो समझ में आया? मैं फिर से थोड़ा रिपीट करता हूँ। क्या है जो सेलुलर रेस्पिरेशन? क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन इज ए सेट है, सेट इज ए सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक जितना रिएक्शन, जो रिएक्शन लेता है उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेरा अंदर भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है। जब कोई और पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जब वो डेथ हो जाएगा तो उसका डेथ कैसे होगा? किस लिए डेथ हुआ उसका? उसका अंदर में जितना मेटाबॉलिक फंक्शन था, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो था, वो सब बंद हो गया, स्टॉप हो गया, इसलिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डेथ हो गया। अब यदि सब मेटाबॉलिक फंक्शंस बाय रिएक्शंस तो कंप्लीट बन बैलेंस से सब चले तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अलाइव रहता है, जिंदा रहता है। जब बंद हो गया तो खत्म, मर गया वो। इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, दैट टेक्स प्लेस इन ऑल द लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर ही लेगा। दैट टेक्स प्लेस इन द ऑल द लिविंग सेल्स, दैट इज प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स टू रिलीज एनर्जी। टू रिलीज, क्या रिलीज करने के लिए? एनर्जी रिलीज करने के लिए। कहाँ से? फॉर्म न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स खाने से, फॉर्म द न्यूट्रिएंट्स इनटू एटीपी। एटीपी का है एनर्जी, फॉर्म द न्यूट्रिएंट्स इनटू एटीपी। एटीपी है इज ए पार्ट ऑफ एनर्जी, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हम यहाँ वो उसको हम क्या बोलते हैं? जब हमारा पर्टिकुलर सेल न्यूट्रिएंट को कन्वर्ट करता है, जब न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करता है तो क्या रिलीज करता है? एनर्जी। तो इस एनर्जी को बोलते हैं हम एटीपी। सेल के टर्म में हम इसको बोलते हैं एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तीन तो फॉस्फेट ग्रुप रहता है इसलिए ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये है सेलुलर रेस्पिरेशन का डेफिनेशन। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ चुके होंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेलुलर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो बेस्ड ऑन ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर करके, बेस्ड ऑन ऑक्सीजन डिमांड, based on oxygen demand respiration is of two types। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ अभी, नहीं तो आँख के सामने तो मिस्टेक होता रहेगा नहीं तो। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। बेस्ड ऑन ऑक्सीजन डिमांड रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप। क्या क्या?
नंबर 1 एरोबिक respiration, and second anaerobic respiration। ऐसे दे ठीक है। तो क्या क्या है, बेस्ड ऑन ऑक्सीजन डिमांड रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ बेस्ड ऑन ऑक्सीजन डिमांड क्यों बोला, इसलिए हम जान लेते हैं इस दो जो टाइप्स है इसमें हम समझ जाएंगे क्यों ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर ये बेस करके टाइप बनाया हुआ है। तो पहला जो है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक। तो एरोबिक जो रेस्पिरेशन है इज ए टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। कहाँ होता है, सेल्स में होता है, ठीक है। इसलिए मैं पहले आपको सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में समझा दिया। अभी वो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो टर्म इसमें अभी यूज्ड होगा, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन that takes place in the presence of oxygen to release energy, that is ATP to release energy, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है जो कब होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो और एनर्जी रिलीज करे एज ए फॉर्म ऑफ एटीपी, उसे कहते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल क्या क्या है हम अभी पढ़े, वो है प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट एंड एनिमल सेल्स क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। मेरा अंदर क्या है, एनिमल सेल्स, ठीक है। मैं गिरूंगा एनिमल सेल्स के अंदर, अब जितने भी प्लांट्स है तो प्लांट सेल्स के अंदर गिरेंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज करते हैं एज ए फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी हम इसका केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन एग्जाम्पल मैं मिटा देता हूं। अभी हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन यहाँ हम न्यूट्रिएंट को कन्वर्ट कर रहे हैं एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो हम न्यूट्रिएंट क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, O2, ठीक है। प्लस ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या देगा, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, इसलिए ऊपर दे दिया। अभी हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन में आएगा 6, कार्बन डाइऑक्साइड में आएगा 6 और वाटर में आएगा 6। ये हम इसे बॉक्स कर देंगे। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मैं इसलिए किया कारण हमारा ये
एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर है जो प्रेजेंस ऑक्सीजन में होता है, इसलिए मैंने ऑक्सीजन को हाईलाइट कर दिया। तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and 6 molecule of water and energy is released। तो एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होगा? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये भी आपको पूछ सकता है एज ए एमसीक्यू। तो ये था एरोबिक रेस्पिरेशन। डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल भी देख लिए, ये केमिकल इक्वेशन भी आप समझ के चुके हैं। ठीक है, आप नोट करके जाइएगा जितना भी हो। ठीक है, तो ये था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसके बारे में अब तो पॉइंट्स है जो आपको मैं बोलना चाहता हूँ। एरोबिक जो रेस्पिरेशन है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है, ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स के अंदर लेता है। ठीक है, अभी ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये सेल्स के अंदर तो लेता है, लेकिन सेल्स के अंदर कहाँ लेता है? कौन से ऑर्गेनेली में लेता है ये? ठीक है, तो ये सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और तो मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को पावर कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलता है? आप बोलेंगे सर वो तो पावर देता है इसलिए, अभी आप बोले पावर देता है इसलिए आपको पावर हाउस बोलते हैं। तो पावर मतलब एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो ये सब ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करके क्या रिलीज करता है? हमारा एनर्जी रिलीज करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है इसलिए, और ये एनर्जी किसको देता है? सेल को, न्यूक्लियस को देता है। सेल का अंदर न्यूक्लियस रहता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस के अंदर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको पावर देता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन लेता है और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या देता है? हमें एनर्जी देता है। किसको देता है? सेल्स को। जो प्लांट सेल हो व एनिमल सेल हो, दोनों सेल को पावर देता है, एनर्जी देता है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ रहता है? कहाँ ऑकर होता है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। हो गया? आपको समझ में आ गया? कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम बढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में ही अभी जानते हैं। अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, हाँ, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन पूरा उल्टा होता है। किसका उल्टा? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, उसका डेफिनेशन भी उल्टा हो जाएगा। कहाँ उल्टा होगा? देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन is a type of cellular respiration that occurs or that takes place in the absence of oxygen। यहाँ क्या होता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है। कहाँ? सेल के अंदर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनारोबिक। देखिए, एरोबिक तो है, उसके आगे क्या लगा है? एन लगा है। एन का मतलब क्या होता है? एब्सेंस। एन का मतलब क्या होता है? एब्सेंस। इसलिए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक टेक्स प्लेस इन द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। यहाँ भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है इसका जो लेवल है वो लेस रहता है।
एज कंपेयर टू द एरोबिक। एरोबिक में एनर्जी का लेवल हाई होता है, हाई, और एनारोबिक का जो एनर्जी लेवल है इन द एनारोबिक में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसका लेवल क्या होता है, लो रहता है, लो रहता है। ठीक है, अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ कोई प्लांट सेल भी नहीं होगा और एनिमल सेल्स भी नहीं होगा, यहाँ होगा बैक्टीरिया सेल्स होगा, बैक्टीरियल सेल्स, ईस्ट सेल। ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन लोग का सेल्स क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में थोड़ा बोल देता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो लेस रहता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बैक्टीरियल सेल्स में, ईस्ट सेल्स में, और बहुत सारे अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन लेता है। ये था एनारोबिक का एग्जाम्पल। अभी इसका केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन भी देख लेते हैं। एनारोबिक का केमिकल इक्वेशन, एनारोबिक का केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। ये क्या होगा, जो ग्लूकोज है C6H12O6, जो ग्लूकोज है ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा एज, ये बात तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इसलिए यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किस में, इथानॉल में। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, इथानॉल में, C6H5OH, इथानॉल में कन्वर्ट होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, प्लस एनर्जी, यहाँ भी एनर्जी एज ए फॉर्म ऑफ एटीपी में रिलीज होगा, लेकिन इसका लेवल रिलीज होगा, उसका लेवल क्या होगा, रिलीज होना ये रिलीज का साइन है, इसका लेवल लेस होगा, लेस एनर्जी प्रोडक्शन होता है इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, इथानॉल, यह है इथानॉल, C6H5OH, ये है इथानॉल। टू molecules of ethanol and 2 molecules of carbon dioxide। यह है केमिकल रिएक्शन इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन ईस्ट का रिएक्शन है। ईस्ट क्या करता है, जो ग्लूकोज है उसको इथानॉल में कन्वर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज करता है। जो ईस्ट है, जो ब्रेड मैन्युफैक्चरर जो जितने भी कंपनीज हैं उन लोगों का ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, तो ईस्ट जो है उसका जब वो इथेनॉल रिलीज करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने से क्या होगा, जो ब्रेड आप देखते हैं वो ऊपर से फूल जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं ब्रेड को फुलाने के लिए। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एक तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट का जो रिएक्शन है ये वाला, और एक तो है जो है हम दही जब बनाते हैं उसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। तो फर्मेंटेशन भी एक एनारोबिक का ही भाग है, फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन ये जो चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, चेन, लंबा चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है जो बैक्टीरिया, ईस्ट एंड अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो करते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं टू रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस, टू मेंटेन देयर लाइफ प्रोसेसेस। तो ये फर्मेंटेशन का जो एग्जाम्पल है, जो योगर्ट, दही बनाना, दही कैसे बनाते हैं वो फर्मेंटेशन, दही बनाना, और जो अल्कोहलिक बीवरेज है प्रोडक्शन वो भी फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
तो ये था एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है कहाँ, इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। इसका ऑपोजिट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, सेल का जो लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, ये है सेल्स, ये है न्यूक्लियस, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज। ठीक है, ये जो जितना भी ये जो स्पेस है, लिक्विड फ्लूइड जो है, ये है साइटोप्लाज्म। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इस साइटोप्लाज्म में लेता है ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स, ईस्ट सेल में, इस कहाँ लेता है, साइटोप्लाज्म में। बैक्टीरिया में ये सब क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, ये सब न्यूक्लियस तो होता ही है, और भी बहुत कुछ अदर ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वहाँ लेता नहीं है। कहाँ लेता है, साइटोप्लाज्म, जो फ्लूइडी पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड पार्ट है वहाँ होता है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हमारा रेस्पिरेशन का जो डेफिनेशन है और टाइप्स है ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। तो अभी हम देखेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ग्लूकोज कितने पाथवे में ब्रेकडाउन होता है वो हम इस फ्लो चार्ट के सहायता से जान लेंगे। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। पहले हम लिखेंगे यहाँ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बोल रहा है ना, तो हम लिख लेंगे ग्लूकोज। अभी ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी ग्लूकोज किस में ब्रेकडाउन होगा, पाइरूवेट में। पाइरूवेट में ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, अब ये पाइरूवेट कितने कार्बन मॉलिक्यूल का है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का है। पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, ग्लूकोज को पाइरूवेट में ब्रेक डाउन करना, व कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये कहाँ होगा, इन साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है, इन साइटोप्लाज्म में। और ये जो प्रोसेस है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। ये तो आपके वहाँ इंक्लूड नहीं है, फिर भी मैं आपको एक तो छोटा सा एक तो नॉलेज दे दिया हूँ। ये जो प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू पाइरूवेट इन द साइटोप्लाज्म नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। अभी पाइरूवेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी पहला देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला स्टेप है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन O2, तो ये क्या होगा, ईस्ट। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ग्लूकोज है पाइरूवेट, वो किस में कन्वर्ट होगा, इथानॉल। ठीक है, इथानॉल अल्कोहल एक ही है, इथानॉल में कन्वर्ट होगा, जो क्या है 2
कार्बन मॉलिक्यूल्स है। इथेनॉल क्या है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है, रिलीज होता है। जो ग्लूकोज है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ईस्ट में होता है, तो किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, जो है 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एंड एनर्जी ऑल्सो रिलीज्ड। यह है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी आप कहाँ आएंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में देखते हैं क्या होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द माइटोकॉन्ड्रिया किस में कन्वर्ट होगा? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, जो रिलीज हो जाएगा, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। यह है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर ब्रूक में तो पहले यहाँ जो इन द प्रेजेंस ऑक्सीजन तो यहाँ है, तो हम पता है वहाँ है, लेकिन मैं क्या किया उसको, आप यहाँ लिखे यहाँ लिखे, बात एक ही है। हम इसको जब हम इसको एज ए थियोटिकली लिखेंगे, इस प्रोसेस को जब हम थियोटिकली लिखेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर दिया इसको, ठीक है। सॉरी, थोड़ा लाइट अभी आया है, लाइट चला गया था, करंट चला गया था, इसलिए अभी करंट आ गया है, फ्लक्चुएट हो रहा है लाइट, ठीक है। तो हाँ, हम इसको क्या करें, एज ए जब हम थियोटिकली लिखेंगे तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाँ, अगर हम यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखे, फिर यहाँ लैक ऑफ वो जो दिखाएंगे, मैं अभी जो मैं यहाँ लिखूँगा थर्ड स्टेप में, यहाँ लिखते थोड़ा और लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा इसको इसे समझाया। फिर हम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखे, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखे। अभी क्या लिखेंगे? इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आपका मर्जी, आप इसको सेकंड में भी लिख सकते हैं, थर्ड में भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होता है? मसल सेल्स में होता है, मसल सेल्स। क्या होगा? मसल सेल्स में। हमारा जो मसल सेल्स है यहाँ, मसल सेल्स, इसमें होता है। तो इन लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। प्लस यहाँ भी क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। और जो लैक्टिक एसिड है ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक पाइरुवेट्स, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। इसको आप सेकेंड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं और इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी, कोई इशू नहीं है। जो आपको यहाँ मेरा जैसे यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा, कोई बात यदि बुक का जैसे लिखें आप यहाँ भी लिख सकते हैं, अगर आप मेरे जैसे लिखें यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। आपको पहला क्या करना है, आपको इसको पहले फ्लो चार्ट दिखाना है एग्जाम में, फ्लो चार्ट बना के, उसके बाद आपको एज ए इसको थियोटिकली प्रेजेंट करना है एग्जामिनर का सामने, जो चेक करेगा उसके सामने आपको रिप्रेजेंट करना है, जैसा मैं लिखा हूँ। पहले केस में कन्वर्ट होगा, फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज
convert to pyruvate in cytoplasm, process known as glycolysis. अब जो ग्लूकोज है, जब भी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो इसमें होता है, जो इथेनॉल में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ लिए इन द एब्सेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और वाटर भी रिलीज करता है एंड एनर्जी भी रिलीज करता है। ठीक है, अभी इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन जो मसल सेल्स में हम लेता है, जो किस में कन्वर्ट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड एनर्जी इज रिलीज। लैक्टिक एसिड जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, आप शायद यदि आप क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, यदि आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप देखे होंगे जो प्लेयर्स का कभी जो हैमस्ट्रिंग होता है, ठीक है, लेग्स में थोड़ा क्रैम आ जाता है, यहाँ शोल्डर मसल में क्रैम आ जाता है। ये किस लिए आता है, वो एक्सेसिव मतलब काम कर रहा है, जिसके कारण उसका जो मसल सेल्स है, उस मसल सेल में ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा पहुंच रहा है, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है। जब वो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, एट सर्टेन पॉइंट में क्या होगा, ऑक्सीजन वहाँ मसल सेल्स में कम हो जाएगा। यदि मसल सेल्स में ऑक्सीजन कम हो गया तो क्या, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, क्या होगा, वो मसल्स में क्रैम आ जाएगा, पूरा खिंचाव आ जाएगा। ठीक है, जो थोड़ा दर्दनाक होता है। इसलिए आप देखते हैं, जब आप देखेंगे क्रिकेट और फुटबॉल हो, जो प्लेयर्स थोड़ा लंगड़ा के जा रहे हैं, हाथ में स्ट्रेस पूरा खिंचाव आ गया, मसाज कर रहा है, तो आप जान लीजिएगा, तो उस पार्टिकुलर प्लेयर का जो मसल सेल्स है उसके अंदर ऑक्सीजन का कमी है, इसलिए उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, जिसके कारण उस पार्टिकुलर प्लेयर के अंदर मसल्स के अंदर क्रैम आया है, एनर्जी रिलीज हो गई ना। ठीक है, ये है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। इस सब का एक ही कारण है, टू रिलीज एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज हुआ है, यहाँ देखिए, एब्सेंस हो, प्रेजेंस हो, बाय इन द लैक हो, जो एनर्जी रिलीज हुआ है उसको एटीपी जो है, एटीपी में सिंथेसिस करना, एटीपी बनाना, जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब टिंटोफॉस्फेट है इसमें, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज हुआ है, ये एनर्जी क्या होता है, वो फटाफट मतलब इमीडिएटली एटीपी में सिंथेसाइज हो जाता है, जो 3 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, जो टिंटोफॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट बोला है इसको, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होना। और ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से इसमें अंदर क्या करता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन में क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण जो पार्टिकुलर सेल अपना काम, अपना सब एक्टिविटी कर सके। इसलिए क्या है, जो एनर्जी रिलीज होता है, एब्सेंस हो, प्रेजेंस हो, या लैक हो, जो एनर्जी रिलीज होता है उसको सेल को क्या करना पड़ता है, एटीपी में बनाना पड़ता है, जो एटीपी को जो आगे जाके वो एटीपी कन्वर्ट ब्रेकडाउन होगा, किस में, एटीपी में कन्वर्ट होगा, मतलब वो एक तो फॉस्फेट यूज कर सकते हो, डाइफॉस्फेट हो गया तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट हो गया, तो ये कन्वर्ट मतलब एनर्जी यूटिलाइज कर चुका है। ठीक है, जो एनर्जी वो यूटिलाइज किया है, इसमें क्या होता है, सेल्स में उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ जो एनर्जी है उसको बोलते हैं, क्या एनर्जी बोलते हैं, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, एंडोथर्मिक एनर्जी रिएक्शन होता है इसमें, जो एनर्जी है एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये है, तो इसलिए यहाँ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और एक ही कारण है, जो एनर्जी है, जो रिलीज होता है एनर्जी, उसको एटीपी में सिंथेसिस करना, और उसके बाद जो एटीपी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एटीपी में। मतलब जो पर्टिकुलर सेल एटीपी यूटिलाइज कर चुका है, और यूटिलाइज कर उसका जो क्या एज ए प्रोडक्ट निकाला, एटीपी, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ 2 फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, यह है इसका मेन मोटिव। ठीक है, और एक तो इम्पोर्टेंट जो आज का वीडियो एंड करने के
आगे मैं बोल देता हूँ। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन द aquatic organism is more faster than the rate of breathing in the terrestrial organism। किस लिए फास्टर होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का रेट ऑफ ब्रीथिंग एज कम्पेयर टू आस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म? कारण जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व फॉर्म में रहता है इन द वाटर। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर एज ए डिजोल्व फॉर्म, और वो भी लेस अमाउंट में रहता है। ऑक्सीजन लेस अमाउंट में रहता है इन द वाटर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। इसलिए एक्वेटिक का जो ऑर्गेनिज्म है उन लोग का रेट ऑफ ब्रीथिंग फास्टर होता है एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के बीच। ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है कम होता है और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो फास्ट होता है। तो आप समझ चुके हैं, थोड़ा ये तो छोटा नॉलेज था आप लोगों के लिए। ये भी पूछ भी सकता है ना, जो रेस्पिरेशन की तरह भाग में गिरता है ये एक्वेटिक और जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है भी आप लोग का वो रेस्पिरेशन के अंदर ही गिरता है। पूछ भी सकता है एमसीक्यू में, आपको 1 मार्क बाद 2 मार्क के लिए भी पूछ सकता है। अभी लिख दीजिएगा जो मैं अभी बोला। ठीक है, आप समझ भी चुके हैं, खुद से बनाएगी आप दे सकते हैं, लिख के दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनिमल रेस्पिरेशन के विषय में। ठीक है, थैंक यू।